हेलो गाइस, वेलकम टू सेट फाउंडेशन। जैसा कि आज मेरे टॉपिक का दूसरा पार्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग के सामने रखा, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, टेराकोटा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इस सिविलाइजेशन से हम लोग को बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। हमें लगता है कि आज के दौर में मौजूदा टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से हज़ारों साल पहले की ये बात है, उस वक्त भी टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा था, बहुत एडवांस था। क्योंकि उस वक्त लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर हम लोग उस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो लोग उस हिसाब से काफ़ी एडवांस थे। वट एवर जो भी हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड चंद ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना बेहद ज़रूरी है। पहला टॉपिक मेरा जो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड, वो आता है आपको रिलीजियन बेस्ड टॉपिक। पहले नंबर बात मैं आपको बोलता चलूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इसको खास कर इस सोसाइटी पर, इस सिविलाइजेशन पर जिस सेक्टर का बहुत ज़्यादा असर था, वो दो लोग आते हैं, जैसे कि प्रिस्ट एंड ट्रेडर्स। प्रिस्ट और ट्रेडर क्लास जो होते थे, इस सिविलाइजेशन को डोमिनेट करके रखते थे, माने इस सोसाइटी पर, इस सिविलाइजेशन पे डोमिनेंट थे। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रूल्ड बाय होम, तो सबसे पहले हम लोग नाम लेंगे प्रिस्ट का, फिर उसके बाद ट्रेडर्स। प्रिस्ट जनरली हम लोग कहते हैं कि जो माने रिलीजियस गुरु होते हैं, धर्म गुरु जिसे हम लोग कहते हैं, और ट्रेडर्स माने कमर्शियल पर्सन, बिजनेसमैन। इसके बाद हम लोग, जैसे कि मैं बोला हूँ कि रिलीजियस फैथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि ये लोग नेचर को पूजते थे। प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसका लाइटली डिस्कशन किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नेचर पूजते थे। नेचर में क्या क्या आता था? नेचर में आता है जैसे कि वो लोग ट्री को पूजते थे, वो लोग स्टोन को पूजते थे, एंड स्नेक को पूजा करते थे। और रही बात आर्याओं की, तो वो लोग फोर्स ऑफ नेचर को पूजते थे। फोर्स ऑफ नेचर में आता है आपको थंडर, स्टॉर्म एंड सो ऑन। लेकिन यह इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की बात है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस चीज़ को पूजा करते थे? नेचर को पूजते थे। और नेचर में क्या क्या आता है? ट्री आता है, स्टोन आता है, स्नेक आता है। इसके अलावा उन लोग का अपना एक डिटी था, एक भगवान था। उस भगवान को कहा जाता है यूनिकॉर्न। ये उन लोगों का माने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे अहम डिटी अगर हम बोलेंगे तो वो यूनिकॉर्न था। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, यूनिकॉर्न के अलावा एक मेल डिटी को पूजा करते थे, और उस मेल डिटी को क्या कहा जाता है? अधिशिवा, प्रोटोशिवा, ये कहा जाता था। सर्जन मार्शल ने इस डिटी के बारे में डिस्क्राइब किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अधिशिवा को पूजा करते थे। अधिशिवा ये पूरे सिविलाइजेशन में ओनली मेल डिटी था, और कहा जाता है कि ये अधिशिवा जो है वो 4 जंगली जानवरों यानी वाइल्ड एनिमल से घिरा हुआ था। वो जानवर कौन कौन से हैं? तो वो जानवर आपको जानने के लिए बस एक छोटा सा वर्ड को याद रखना है, जैसे कि टीबर। टीबर को याद रखना है, ये जो वर्ड है टीबर, तो वो 4 जानवर आपको इसी वर्ड से पता चल जाएगा, जैसे कि टी फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट, और बी यू, बी फॉर बफेलो, और आर फॉर रिनोसिरस।
तो समझे आप लोग, प्रोटोशिबा जो 4 वाइल्ड एनिमल से घिरा हुआ था, वो 4 वाइल्ड एनिमल कौन कौन से हैं कि एलिफेंट, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो एंड रिनोसिरस। इन 4 जानवरों को जहन में मेमोराइज रखने के लिए बस आपको एक वर्ड को जहन में रखना होगा। वो वर्ड कौन सा है? टीबर। टी फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट, बी यू फॉर बफेलो, आर फॉर रिनोसिरस। इन 4 वाइल्ड एनिमल के अलावा कहा जाता है कि जो प्रोटोशिबा, जो उनका मेल, ओनली मेल डीटी था, उसके सीट के नीचे जहाँ वो बैठता है और वो बैठने के जो पोस्चर में है, उसके सीट के नीचे आपको 2 हिरण देखने को मिलता है। और इसके अलावा उसके उस भगवान जो प्रोटोशिबा, उसके वो सर के ऊपर क्या है? 2 सिंग भी है। और कहा जाता है कि वो बैंगल्स पहना हुआ था। तो यही वजह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यूँ तो कई तरह के ज्वेलरीज वगैरह इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्वेलरी में आता है तो वो बैंगल्स आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बैंगल्स का इस्तेमाल किया करते थे। और प्रोटोशिबा और अधिशिबा के बारे में किसने डिटेल्स में कहा? सर जॉन मार्शल ने कहा था। सर जॉन मार्शल एक हिस्टोरियन थे। सर जॉन मार्शल एक हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने कहा कि इंडस वैली के लोग प्रोटोशिबा या अधिशिबा को पूजते थे। इसके अलावा वो लोग 7 मदर्स को पूजते थे। 7 मदर्स को आपको सप्ता मातृका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक यूनिकॉर्न पहला उन लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटी में आता है, उसके बाद आता है प्रोटोशिबा, और उसके बाद आता है 7 मदर्स। तो 7 मदर्स, चूँकि ये नंबर में ये भगवान ज़्यादा है 7 मदर्स, तो इस नंबर में ज़्यादा होने की वजह से कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो मैट्रियार्किकल सोसाइटी था। मैट्रियार्किकल जो वीमेन से कनेक्टेड, माँ से कनेक्टेड। इस सोसाइटी में जब सोसाइटी मैट्रियार्किकल होता है तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी में औरतों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यानी हर तरह का कोई सेरेमनी होता है, ओकेज़न होता है, तो उसमें औरतों को शुमार किया जाता है, यानी उनके बगैर कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो मैट्रियार्किकल सोसाइटी का मानी ये होता है। बहुत सारे घरों में क्या होता है? मैट्रियार्कल सिस्टम होता है, जहाँ पर माओं से या औरतों से एडवाइस लिया जाता है हर मैटर में। और बहुत सारे घर में क्या होता है? पैट्रियार्किकल सोसाइटी होता है, जहाँ पर औरतों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता, सिर्फ मर्द हजरात ही एक डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन पर सबको फॉलो करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ फीमेल डिटीज़ को देखते हुए ये कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो मैट्रियार्किकल सोसाइटी था। इसके अलावा पूजने में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, अगर दरख्त को देखा जाए तो वो पीपल के दरख्त की पूजा करते हैं। बर्ड्स में अगर देखा जाए तो वो लोग पिजियन को पूजते हैं, और अगर एनिमल में देखा जाए तो वो हम्बुल को पूजते हैं। कहा जाता है कि हम्बुल वाज ए सिंबल ऑफ पावर। हम्बुल एक माने पावर का सिंबल की हैसियत से उसको पूजते थे। जाहिर सी बात, बुल होता है या हम्बुल होता है, काफ़ी पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, तो इट वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ पावर। तो आपको रिलीजियस फैथ या रिलीजियस इन्फॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यही हमको देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग दरख्त में किस चीज़ को पूजते थे? पीपल को। पहली नंबर बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नेचर को पूजते थे, और नेचर में आपको दरख्त आता है, स्नेक आता है, स्टोन आता है। और दरख्त में किस दरख्त को पूजते थे? पीपल को पूजते थे। एनिमल में हम बुल को पूजते थे, दैट वाज अ सिंबल ऑफ पावर। और आपको बर्ड में पिजियन को पूजते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटी था वो यूनिकॉर्न था, ठीक है। और इसके अलावा कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग प्रोटोशिबा या अधिशिबा को भी पूजा करते थे। प्रोटोशिबा और अधिशिबा के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें? सर जॉन मार्शल देते हैं। और कहा जाता है कि ये जो प्रोटोशिबा या अधिशिबा जो है ये ओनली मेल डिटी था, और इसके चारों तरफ 4 वाइल्ड एनिमल
थे, और वो 4 वाइल्ड एनिमल को जानने के लिए हमको बस एक वर्ड को जानना पड़ेगा। वो वर्ड क्या है? टीबर। जैसे कि टी फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट, बी फॉर बफेलो, आर फॉर रिनोसिरस। आप सिर्फ टीबर को याद कर लीजिएगा तो चारों एनिमल आपके जहन में हमेशा के लिए रहेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि प्रोटोशिवा जहाँ बैठा हुआ है उसके नीचे 2 हिरन थी, और उसके माने सर के ऊपर, हेड्रेस के ऊपर आपको क्या था? 2 सिंग था और बैंगल्स पहना हुआ था ये भगवान। यही वजह है, इस ताल्लुक से, इस बिलोंगिंग की वजह से वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बैंगल्स का इस्तेमाल खास तौर पर किया करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में और एक चीज़ हम आपको बोलते चलूँ कि वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है कि वो लोग 7 मदर्स को पूजते थे। 7 मदर्स को सप्तमातृकास भी कहा जाता है। चूँकि नंबर ऑफ डिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर 7 मदर्स, नंबर ऑफ डिटी ज़्यादा है। यही वजह कहा जाता है कि इंडस वैली सोसाइटी जो था वो मैट्रिआर्किकल सोसाइटी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जब मर जाया करते थे तो उन्हें दफना दिया जाया करता था। बेरियल इन ह्यूमन प्रैक्टिस, कंप्लीट बेरियल, इस तरह से माने उन लोग का होता था। ऑप्शन में अक्सर आता है कि द प्रैक्टिस ऑफ द डेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, कैसा क्या था? आपको कंप्लीट बेरियल और 2-3 ऑप्शन इस तरह के रहेंगे आपको। इसके बाद एक आता है दूसरा पॉइंट, वो आता है लैंग्वेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लैंग्वेज था, अच्छा और एक बात मैं आप लोग को बोलता चलूँ कि ये जो प्रोटोशिवा था, जिसके माने हेड्रेस पर 2 सिंग थे और बैंगल्स पहना हुआ था, सबसे टॉप में उसका एक इंस्क्रिप्शन भी था। वो इंस्क्रिप्शन 7 लेटर्स में था। ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन को तो नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो राइटिंग इंस्क्रिप्शन है वो अनडिसिफर्ड है। बस इतना जान के रखना है कि उसके सर के ऊपर हेड्रेस सबसे टॉप में एक इंस्क्रिप्शन है जो 7 लेटर्स का है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है लैंग्वेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज था पिक्टोग्राफिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज क्या था? इस लैंग्वेज का नाम था पिक्टोग्राफिक, यानी पिक्चर प्लस इंस्क्रिप्शन। पिक्टोग्राफिक यानी पिक्चर प्लस इंस्क्रिप्शन। अक्सर हम लोग देखते हैं कॉमिक्स वगैरह में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक दो माने कैरेक्टर है और कैरेक्टर क्या बोल रहा है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसी तरह का इंस्क्रिप्शन हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। और ये जो उन लोग का राइटिंग स्टाइल था, उस स्टाइल को कहा जाता है बोस्ट्रोफिडन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइटिंग स्टाइल क्या था? बोस्ट्रोफिडन। और ये स्टाइल किस तरह का था? वो लोग लिखा करते थे फर्स्ट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहला लाइन जो होता था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और सेकेंड लाइन जब आते थे तो वो लोग क्या करते थे? लेफ्ट टू राइट। समझे? तो इस स्टाइल को कहा जाता है बोस्ट्रोफिडन स्टाइल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज था पिक्टोग्राफिक, यानी पिक्चर प्लस इंस्क्रिप्शन। दूसरी नंबर बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइटिंग स्टाइल क्या था? वो राइटिंग स्टाइल था उसका नाम था बोस्ट्रोफिडन। और वो लोग किस तरह लिखते थे? वो लोग पहला लाइन राइट टू लेफ्ट और दूसरा लाइन लेफ्ट टू राइट अल्टरनेट करके इस तरह लिखा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो राइटिंग है अब तक अनडेसिफर्ड है, यानी इसको नहीं पढ़ा जा सका, इसको डिकोड नहीं किया जा सका है, अभी भी मिस्टीरियस है ये राइटिंग। यही वजह है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने एग्जैक्टली अब तक कोई नहीं हासिल कर पाया है। इसके बाद एक चीज़ आता है सील।
सील के माने तो सभी जानते होंगे। सील का इस्तेमाल करेंसी के तौर पे होता था, एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज। सील किया था एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज, जैसे आज के दौर में हम लोग रुपए का इस्तेमाल करते हैं एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कोई भी चीज़ हमको खरीदना है तो हम लोग रुपए का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले लोग सील का इस्तेमाल किया करते थे। और पता इसलिए चलता है कि मेसोपोटामियंस का जो सिविलाइजेशन थे वहाँ से जो डिस्कवरीज हुआ है, वहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील देखने को मिला है। और यहाँ पर जो डिस्कवरी हुआ है, यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का मैंने सील देखने को मिला है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग सील का भी इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो लोग सील को बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। वो उन लोगों का नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट अगर देखा जाए तो वो सील होता है। क्यों इसका इसलिए बोला गया है, ये लोग इस कदर एक्सपर्ट थे कि उस वक्त जब मैंने टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं थी जैसे आज के दौर में है, तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे, सील को बनाते थे। और सील में वो लोग अपने भगवान का मैंने जो पिक्चर होता था उसको इनग्रेव करते थे। और यही उनका मैंने जो एक्टिविटी था, यही उनका अचीवमेंट जो था, काफ़ी वंडरफुल माना जाता है। तो सील किस तरह का होता था, उन लोगों का सील जो होता था वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का होता था। यानी आपको इस तरह या इस तरह शेप में होता था। और सिल्क जो जिन चीज़ों से बनाते थे वो लोग, वो जो मटेरियल होता था उस मटेरियल का नाम है स्टियाटाइट। और सिल्क के ऊपर वो लोग क्या करते थे, अपने भगवान को इनग्रेव किया करते थे। तो ये जो उन लोग का अचीवमेंट था ये काफ़ी नोटेबल था, जिसको काफ़ी लोग सराहते हैं आज के दौर में, कि उस वक्त इतनी खूबसूरत अंदाज में इनग्रेविंग उस वक्त लोग क्या करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। इसके बाद आता है आपको ट्रेड आता है। जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी शहरी ज़िंदगी आबाद थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हम एक सिविलाइजेशन के बारे में बोल चुका हूँ मैं। वो सिविलाइजेशन का नाम क्या था, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन एक देहाती सिविलाइजेशन था और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सिविलाइजेशन है। शहरी क्यों होता है और किस तरह होता है, जब मान लीजिए कि आज भी अगर हम लोग गांव देहात में जाते हैं तो गांव देहात के लोगों की माने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होती है कि खेत होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, बाहर से कुछ नहीं खरीदते हैं सिवाय नमक के। और नमक सरफ इन चीज़ों के, और ज़्यादा कुछ नहीं खरीदते हैं। तेल चावल गेहूँ सब घर से उनका होता है। तो उन लोगों को करेंसी की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जितना शहरों में। शहर में क्या होता है, खेत नहीं होता है, लोग चावल खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तेल खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उन लोगों को वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो मामला क्या होता है, तो शहर में क्या होता है, ट्रेड होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले ट्रेड किया करते थे। और ट्रेड जो करते थे उसकी ये इस वक्त मैंने ये साबित होता है इसलिए कि मेसोपोटामियन वगैरह में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि सील देखने को मिलती है, यहाँ की पॉटरी वहाँ देखने को मिलती है, और भी बहुत सारे कटन क्लॉथ वगैरह वहाँ देखने को मिलते हैं, और टेराकोटा टॉयज़ वगैरह देखने को वहाँ पर मिलता है। तो वहाँ जो रिसर्चेज हुए, जो डिस्कवरी हुई, और वहाँ के डिस्कवरी से जो यहाँ के बारे में, यहाँ के से कनेक्टेड जो चीज़ें मिली, उससे ये पता चलता है कि ये लोग ट्रेड किया करते थे। और ट्रेड में ये लोग देखिए, ये लोग एक्सपोर्ट भी किया करते थे और इंपोर्ट भी किया करते थे। एक्सपोर्ट करने में वो लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन गुड्स, इसके अलावा टेराकोटा, और पोट्री। कटन से बोलता चलो
कि कटन का इन्वेंशन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया। पूरी दुनिया में सबसे पहले कटन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसका चलन शुरू हुआ। तो ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे कटन गुड्स मेसोपोटामिया या फिर दीगर जगहों में। इसके अलावा टेराकोटा, टेराकोटा से बनी हुई यानी कुछ बर्तन होते थे या फिर टेराकोटा से बने हुए खिलौने या वट एवर एनी काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ दैट टाइम वो लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। और पॉटरी, बर्तन वगैरह ये एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट भी किया करते थे। और जिन चीज़ों को इम्पोर्ट किया करते थे उनमें जो सबसे अहम चीज़ें आती है देखने को मिलती है वो तमाम चीज़ें आपको ज्वेलरी से कनेक्टेड है। जैसे कि मोती कई तरह के मोती वगैरह वो लोग इंपोर्ट किया करते थे। तो चंद आपको मोतियों के बारे में जानने होगा कि कौन कौन से मोती कहाँ कहाँ से वो लोग इंपोर्ट किया करते थे या कौन सा मेटल कहाँ से वो लोग इंपोर्ट किया करते थे। जैसे कि जड़ी, वो लोग जड़ी इंपोर्ट किया करते थे। कहाँ से इंपोर्ट किया करते थे? सेंट्रल एशिया से। इसके अलावा वो लोग क्या करते थे? टर्कोइज, ये करते थे आपको पर्सिया से। इसके अलावा आता है आपको एमेथिस्ट, ये करते थे महाराष्ट्र से। एमेथिस्ट के अलावा आता है आपको लैपिस लाजुली, ये करते थे अफगानिस्तान से। कॉपर मेटल है, ये करते थे आपको खेतरी एंड गणेश्वर। तो देखिए जड़ी है एक तरह का मोती है जो बनाव श्रृंगार के लिए यानी ज्वेलरी के तौर पे इंडस वैली के लोग इस्तेमाल किया करते थे। कहाँ से लाते थे? इंपोर्ट करते थे सेंट्रल एशिया से करते थे। और टर्कोइज ये भी एक तरह का बीड्स है और इसको लाते थे वो लोग पर्सिया से लाते थे। एमिथिस्ट ये भी एक तरह का बीड्स है, इसको लाते थे महाराष्ट्र से। लेपिस लाजुली अफगानिस्तान से। कॉपर कहाँ से लाते थे? इंपोर्ट करते थे खेतरी एंड गणेश्वर से। अब आपको याद कैसे रखना है कि कौन सा बीड्स या कौन सी चीज़ें कहाँ से वो लोग लाते थे। तो आपको एक शॉर्ट में हम बोलता हूँ कि जैसे कि जड़ी, तो आपको बस ये याद रखना होगा जेसी, जेसी को याद रखना है, ठीक है, इस टर्म को याद रखना है। टर्कोइज के लिए आपको टोपी, एमिथिस्ट के लिए एमा, लैपिस लाजुली के लिए लाफ और कॉपर के लिए कौ के जी। देखिए जे फॉर जड़ी, सी फॉर सेंट्रल एशिया, टी यू टू फॉर टर्कोइज और पीई फॉर पर्सिया, टी फॉर टर्कोइज, पी फॉर पर्सिया। एमिथिस्ट, ए फॉर एमिथिस्ट और एम ए फॉर महाराष्ट्र। लैपिस लाजुली, एल फॉर लैपिस, लैपिस लाजुली और ए एफ फॉर अफगानिस्तान, लाफ। और आपको कॉपर, सी ओ फॉर कॉपर, केजी, केजी फॉर के फॉर खेतरी, जी फॉर गणेश्वर, कौ के जी।
अगर हम इस तरह बोलेंगे तो कौ केजी यानी हाउ मेनी केजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आम हिंदी में हम लोग बोलते हैं कौ केजी यानी कितना केजी, तो आपको इस चीज़ से याद रखने होगा। को केजी यानी कॉपर कहाँ से आता है, खेतरियन गणेश्वर से आता है। अच्छा लाफ माने लेपिस लजुली आता है अफगानिस्तान से। आमाफोर एमाफोर क्या होता है, ए फॉर एमेथिस्ट और एम ए फॉर महाराष्ट्र यानी एमेथिस्ट महाराष्ट्र से आता है। टोपी टोपी यानी टी फॉर टर्कोइज, पी फॉर पर्सिया यानी टर्कोइज कहाँ से आता है, पर्सिया से आता है। और जे फॉर जड़ी और सी फॉर सेंट्रल एशिया, जड़ी कहाँ से आता है, सेंट्रल एशिया से आता है। तो ये जो शॉर्ट में आपको ये चीज़ याद रखिएगा तो आप कभी भूलिएगा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये तरीका, ये जो ट्रिक है जीके को याद करने का आप लोग को पसंद आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, मैं बोलूँगा कि जैसे कि वो लोग ट्रेड करते थे, तो पहला ट्रेड के मामले में अगर कोई पहला हमारे पास नाम आता है तो वो आता है सुमर आता है। सुमर सुमेरियन कल्चर या सुमेरियन सिविलाइजेशन का नाम हम लोग सुने हैं, ठीक है। सुमर जो है मैं पहले भी शायद बोल चुका हूँ कि सुमर जो है आपको इराक का एक शहर है। जैसा कि मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, ठीक है। आज के दौर में हम लोग इराक बोलते हैं, पहले मेसोपोटामिया बोलते थे। और सुमर जो है इराक का ही एक शहर है जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बगल में है। तो अगर पहला ऑप्शन आएगा हमारे लिए हमारे सामने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड किस मुल्क से किया करते थे या किस जगह से उनका ट्रेड होता था, तो एक नंबर में हम लोग नाम लेते हैं सुमर का, दो नंबर में आता है मेसोपोटामिया का, फिर उसके बाद इजिप्ट का नाम लेंगे। इसके बाद आता है आपको ट्रीटमेंट। वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे मेडिकल लाइन में भी काफ़ी एक्सपर्ट थे। वो लोग जानते थे कि हम कि किस बीमारी के लिए हमको कौन सा तरीका अपनाना है, कौन सी जड़ी बूटी लेना है। वो लोग पहले मेडिकल पर्पस के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करते थे। हर्ब्स, कई तरह के हर्ब्स होते थे, मीन्स जड़ी बूटी, और कुछ ऐसे ड्रग्स भी आते थे जिनका नाम तो लेना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त किसी तरह का कोई ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया करते थे जो जड़ी बूटी यानी जड़ी बूटी से ही कनेक्टेड हुआ करती थी। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे सर्जरी भी किया करते थे, और सर्जरी कैसा, बॉडी का नहीं, वो लोग स्कल का सर्जरी किया करते थे यानी खोपड़ी का, इंसान के खोपड़ी जो होता था उसका सर्जरी। इस कदर वो लोग एडवांस थे। उस सर्जरी का नाम आता है ट्रेफिनेशन। ये क्या है, उस सर्जरी उस ऑपरेशन का नाम है ट्रेफिनेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, सर्जरी किया करते थे। किस चीज़ का सर्जरी, स्कल का सर्जरी किया करते थे, और उस सर्जरी का नाम क्या होता था, ट्रेफिनेशन। इस सर्जरी से क्या फ़ायदा होता था, एक बीमारी होती थी, उस बीमारी का नाम है माइग्रेन्स। माइग्रेन्स का माने होता है आपको आधे सर में दर्द वगैरह। अचानक से देखिए सर में दर्द होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर होना, या फिर ब्लड का जम जाना किसी हिस्सा में, या फिर चोट की वजह से, वट एवर एनी काइंड ऑफ रीज़न कुड बी, ठीक है। तो माइग्रेन्स का माने होता है सर दर्द, आधे सर में जो दर्द होता है उस दर्द को हम लोग माइग्रेन्स कहते हैं। या फिर मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, माइग्रेन्स या मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए वो लोग स्कल का सर्जरी करते थे, और उस सर्जरी का नाम होता था ट्रेफिनेशन। और इस सर्जरी में तरीका ये होता था कि आपको स्कल यानी खोपड़ी में वो लोग छेद किया करते थे। सोचिए वो लोग उस वक्त एंशियंट टाइम में भी, जब मैंने उस वक्त मशीनरी नहीं थी, तो वो लोग इंसान के खोपड़ी में छेद करके उसके बीमारी का इलाज किया करते थे। हम सोच सकते हैं कि उस वक्त वाकई टेक्नोलॉजी थी, और उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी आज वो टेक्नोलॉजी हमारे गुमान, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है।
तो ट्रैफिनेशन एक सर्जरी का नाम है, और इस सर्जरी को कब किया करते थे लोग? माइग्रेन्स के प्रॉब्लम के लिए या मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। अब हमको कहाँ से पता चलता है कि इस तरह की सर्जरी होती थी? तो इस तरह की सर्जरी को हमको याद रखने के लिए 3 जगहों का मैं नाम लूँगा कि 3 जगहों में इस तरह की सर्जरी का के रिमेंस हम लोग को देखने को मिलता है। यानी रिमेंस कैसा देखने को मिलता है? मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि हर सर्जरी में इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ ऐसे सर्जरी होते हैं जहाँ पर करने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जब मौत हुई है तो उसे वो इंसान जिसको ये सर्जरी किया, जिस पर ये सर्जरी किया गया, तो 3 जगहों में इस तरह के माने इंसान देखने को मिले जिनकी खोपड़ी में छेद है, और इस माने तरीका को ट्रैफिनेशन कहा जाता है। इस तरह की देखने को मिला है। तो 3 जगहों का नाम आपको कैसे याद रखना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई साइट्स आते हैं, आपको जहन में कैसे रखना है कि हमको वो 3 साइट को अपने जहन में रखना है कि अगर सर्जरी का नाम बोला जाए तो हम उसको जल्द से जल्द बोल दें। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए हम लोग को एक वर्ड का जानना पड़ेगा। एक वर्ड जानेंगे तो हम लोग 3 साइट जो इस सर्जरी से कनेक्टेड है हम लोग जान पाएंगे। उस वर्ड का नाम है कबूल। ठीक है, कबूल। एक बात बोलता चलूँ आप लोग को कि आज भी, आज के दौर में क्या होता है, जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो पेशेंट के घर वालों से एक कबूलनामा, एक एग्रीमेंट लेटर साइन करवाता है, और पेशेंट के जो घर वाले होते हैं वो लोग कबूल करते हैं क्या कि इस ऑपरेशन में अगर पेशेंट को कुछ होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की होगी, डॉक्टर या हॉस्पिटल या अथॉरिटी के ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं होगा। तो इस एग्रीमेंट को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? कबूलनामा। तो आपको बस इस वर्ड को याद रखना है, कबूल। कबूल, चूँकि ये वर्ड आपको सर्जरी से कनेक्टेड है, और सर्जरी से कनेक्टेड है तो 3 जगहों का नाम आपको जानना होगा। इस वर्ड में 3 जगहों का नाम है, जैसे कि KABUL। KA का माने होगा कालीबंगन। BU इसका माने होगा बरजाहोम। और L फॉर होता है लोथल। समझिए आप लोग? तो KA, बस एक वर्ड को याद रखना है, कबूल को। तो कबूल यानी सर्जरी के टाइम में डॉक्टर लोग एक एग्रीमेंट लेटर लिखवाता है, उसको कहा जाता है कबूलनामा। ठीक है, तो कबूल को याद रखना है। कबूल से आपको 3 साइट का नाम याद रहेगा। अगर बोला जाएगा द रिमेन्स ऑफ सर्जरी ऑफ स्कल वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको ये जो 3 साइट का नाम है इसी में से एक साइट देगा। तो हम आपको बोल चुके हैं ना, कबूल का KA फॉर कालीबंगन, BU फॉर बरजाहोम, L फॉर लोथल। यानी रिमेन्स ऑफ सर्जरी ऑफ स्कल वाज फाउंड फ्रॉम कालीबंगन, बरजाहोम एंड लोथल। समझे? इसके बाद आता है आपको मेजरमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नाप तोल में भी बहुत पक्का थे, और नाप तोल के लिए वो लोग क्या इस्तेमाल किया करते थे? नाप तोल के लिए वो लोग एक स्केल का इस्तेमाल किया करते थे, और वो स्केल जिस चीज़ से बनता था वो चीज़ होती थी एलिफेंट टस्क। यानी नाप तोल के लिए वो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे? एलिफेंट टस्क से बनी हुई स्केल का इस्तेमाल किया करते थे। खैर, ये तमाम चीज़ें जो है जो मैं अब तक बोल चुका हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड, चंद ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखा हूँ, इसको आप लोग जहन में रखिएगा। इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे तरीके से और शॉर्टकट मेथड से और ट्रिक के ज़रिए चंद चीज़ों को माइंड में कैप्चर करवा सकूँ। एक
रीटेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। जैसा कि आज मैंने शुरू किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को टेराकोटा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और रिलीजियस कल्चर या हम लोग फैथ की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम क्या बोले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस चीज़ को पूछते थे, नेचर को पूछते थे। नेचर में क्या क्या शामिल होता है? नेचर में शामिल होता है ट्री शामिल होता है, स्नेक शामिल होता है, स्टोन शामिल होता है। इंडस वैली के लोग ट्री में किस चीज़ को पूछते थे? इंडस वैली के लोग ट्री में पीपल ट्री को पूछते थे। एनिमल में आप लोग वो लोग हम्बुल को पूछते थे। हम्बुल किस चीज़ का साइन था? इट वॉज अ साइन ऑफ पावर। और बर्ड में वो लोग पिजियन को पूजा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का एक अपना भगवान था, एक डिटी था, उस भगवान का नाम है यूनिकॉर्न। इसके अलावा कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पशुपति, प्रोटो शिवा या आदि शिवा को भी पूजा करते थे। और पशुपति या आदि शिवा के बारे में खासकर एक हिस्टोरियन गुजरे जिनका नाम सर जॉन मार्शल है, वो काफ़ी डिटेल्स में इस टॉपिक से डील किए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पशुपति या आदि शिवा को पूजा करते थे। आदि शिवा जो है ओनली मेल डिटी था, और आदि शिवा के बारे में कहा जाता है कि आदि शिवा के चारों तरफ 4 वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे। हम एक वर्ड का नाम लिए थे कि आपको वाइल्ड एनिमल को कैसे ध्यान में रखना है, तो हम क्या नाम लिए थे? टीबर, टी फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट, बी यू फॉर बफेलो, आर फॉर रिनोसिरस। इन 4 वाइल्ड एनिमल्स के अलावा आदि शिवा के नीचे जहाँ वो बैठा करता था, उसके तख्त के नीचे 2 डियर भी होता था, और कहा जाता है कि उसके हेड्रेस जो होता था उसमें 2 सींग होते थे आदि शिवा के, और वो बैंगल्स पहना करता था। उनका भगवान बैंगल्स का यूज़ करता था। यही वजह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बैंगल्स को खासकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम ये क्या बोले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग 7 मदर्स को पूजते थे, यानी जिसको हम लोग सप्तमातृका भी कहा जाता है, क्योंकि औरत भगवान यानी लेडीज़ भगवान का नंबर ज़्यादा होने की वजह से कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मैट्रियार्किकल सोसाइटी था, यानी जहाँ पर औरतों को ज़्यादा अहमियत, इज्जत दी जाती थी, समाज में उनका सम्मान होता था। और इंडस वैली में जब कोई लोग मर जाया करते थे तो उन्हें दफना दिया जाया करता था। ये रिलीजियस इन्फॉर्मेशन था। रिलीजियस इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आया था आपको लैंग्वेज के ऊपर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज क्या था। तो उन लोग का लैंग्वेज जो था वो था पिक्टोग्राफिक, यानी पिक्चर प्लस इंस्क्रिप्शन। दूसरी नंबर बात हम इंफॉर्मेशन आपको ये दिए कि उस जो लिखा करते थे उस राइटिंग स्टाइल को क्या कहते थे? बॉस्ट्रोफिडल। और इसका क्या फीचर्स होता था कि वो लोग राइट से शुरू करते थे और लेफ्ट ख़त्म करते थे, फिर नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन लेफ्ट से शुरू करते थे और राइट में आके ख़त्म करते थे। इस तरह से अल्टरनेट वे से वो लोग लिखा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो राइटिंग है वो अनडेसिफर्ड है, यानी अब तक कोई उसको पढ़ नहीं सका, डिकोड नहीं कर पाया, यानी मिस्टीरियस है। यही वजह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे सामने नहीं आ सका है। लोगों का और रिसर्चर्स का अपना एक कयास है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है, और कयास काफ़ी हद तक करेक्ट भी होता है। इसके अलावा लैंग्वेज के बाद सील आता है। सील का इस्तेमाल क्या होता था? एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज, या एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हम लोग सील का इस्तेमाल करते थे। हम लोग नहीं, सॉरी, इंडस वैली के लोग सील का इस्तेमाल किया करते थे। और क्यों हमें लगता है? क्योंकि मेसोपोटामिया में जो रिसर्चेस हुए वहाँ से यहाँ के सील को देखने को मिला। यहाँ पर जो खुदाई हुई मेसोपोटामिया का सील को देखने को मिला। तो ये जो रिमेंस मिलता है, इस रिमेंस को देखते हुए कहा जाता है कि वो लोग सील का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते थे और बड़े पैमाने पर करते थे। ये भी कहा जाता है कि वो लोग सील मेकिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे। उनके एक्सपर्टाइज होने का सबूत ये है कि वो लोग जब सील बनाया करते थे तो उसमें अपने भगवान या किसी तरह का जानवर वगैरह का जो पिक्चर है काफ़ी खूबसूरती के साथ इनग्रेव कर दिया करते थे। उनका जो सील होता था वो स्टीयाटाइट, एक मटेरियल है उससे बनाया जाता था, स्टीयाटाइट। और उनका सील जो होता था वो लोग सील का शेप कैसा रखते थे? रेक्टेंगुलर रखते थे या स्क्वायर रखते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ट्रेड, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सिविलाइजेशन था और ये लोग ट्रेड क्या करते थे
कि ट्रेड में सबसे पहला जो नाम आता है, यानी कंट्री का नाम या जगह का नाम हम लोग लेते हैं, तो वो था सुमर। सुमर के बाद आपको आता है मेसोपोटामिया आता है, मेसोपोटामिया के बाद आता है इजिप्ट आता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे और बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए है वो क्या है, कटन गुड्स यानी कटन क्लॉथ वगैरह का इस्तेमाल करते थे खुद, और एक्सपोर्ट भी करते थे। कटन से कनेक्टेड मैं आपको बोला हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कटन का इन्वेंशन और उसका प्रोडक्शन कहीं हुआ तो हमारे इंडिया में हुआ और इंडस वैली के लोगों ने किया। इसके अलावा कटन गुड्स के अलावा वो लोग टेराकोटा यानी सुर्खी वाली मिट्टी, लाल मिट्टी से बनाई हुई चीज़ें, जैसे कि खिलौना भी हो सकती है, पॉटरी भी हो सकती है, तो ये लोग पॉटरी वगैरह को एक्सपोर्ट किया करते थे। इंपोर्ट करने में वो लोग कई चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन जिन चीज़ों का नाम खासकर अक्सर क्वेश्चंस वगैरह एग्जामिनेशन में आते हैं उनमें आता है कई तरह के बीड्स यानी मोती वगैरह, और कॉपर वगैरह आता है। तो मैंने कहा था मोतियों में क्या क्या आता है, जड़ी आता है। तो जड़ी के लिए मैं एक शॉर्ट बोला था ना, जेसी को याद रखना है, जे फॉर जड़ी, सी फॉर सेंट्रल एशिया। इसके अलावा आता है टर्कोएस, टर्कोएस के लिए हमको टोपी को याद रखना है, टी फॉर टर्कोएस, पी फॉर पर्शिया। इसके अलावा एमीथिस्ट, एमीथिस्ट के लिए हमको एमा को याद रखना है, ए फॉर एमीथिस्ट, एम ए फॉर महाराष्ट्र। इसके अलावा हमको क्या करना है, कॉपर, कॉपर को याद रखने के लिए क्या हमको करना होगा कि को केजी, सी ओ, को मीन्स कॉपर, के फॉर खेतरी और जी फॉर गणेश्वर। इसके अलावा आपको लैपिस लजूली, लैपिस लजूली के लिए मैं क्या बोला कि लाफ को याद रखना होगा, एल फॉर लैपिस लजूली, ए एफ फॉर अफगानिस्तान। तो ये जो इंपोर्ट वाली चीज़ें हैं आपको जहन में याद रखने के लिए ये शॉर्ट जो मैं आपको बोला, आपको जेसी बोला, टोपी बोला एंड सो ऑन, तो इन चीज़ों को जहन में रखिएगा तो आपके जहन में ये तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। इसके बाद ट्रीटमेंट का मैंने जिक्र किया, ट्रीटमेंट का डिस्कशन हुआ, तो वो लोग ट्रीटमेंट यानी मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ग्रोथ में थे। उनका मैंने काफ़ी उस वक्त एक्सपर्ट थे मेडिकल फील्ड में, और कहा जाता है कि वो लोग सर्जरी भी किया करते थे। मेडिकल के लिए वो लोग अक्सर हर्ब्स यानी जड़ी बूटी वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, और जड़ी बूटी के ज़रिए ही वो लोग कुछ ड्रग्स वगैरह तैयार करते थे अपने पेशेंट, अपने बीमार लोगों को ठीक करने के लिए। इसके अलावा वो लोग एक ट्रैफिनेशन नाम का एक सर्जरी है वो किया करते थे। ट्रैफिनेशन में होता क्या है कि इंसान के खोपड़ी में छेद कर कर उसके मर्ज को, उसकी बीमारी को ठीक किया जाता है, और ट्रैफिनेशन के जरिए जिस बीमारी का इलाज वो लोग क्या करते थे उस बीमारी का नाम होता था माइग्रेन्स। माइग्रेन्स का माने होता है आधे सर का दर्द या फिर मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इस तरह की सर्जरी वो लोग क्या करते थे। अब हमें पता चलता है कि इंडस वैली के लोग सर्जरी करते थे, वो भी स्कल का। तो ये क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच प्लेस द रिमेन्स ऑफ सर्जरी ऑफ स्कल वाज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जगह का नाम भी पूछता है, ये क्वेश्चन आता है। तो जगह का नाम हमको जानने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट में बताया था, वो वर्ड कबूल को याद रखना है। कबूल यानी के ए फॉर कालीबंगन, बी यू फॉर बरजाहम, एल फॉर लोथल। इन तीन जगहों से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सर्जरी ऑफ स्कल किया करते थे, और उनका तरीका क्या होता था, ट्रैफिनेशन होता था। और ट्रैफिनेशन के जरिए देखा जाता है कि वो लोग मेंटल डिसऑर्डर का या तो इलाज करते थे या फिर माइग्रेन्स यानी सर के दर्द वगैरह का इलाज किया करते थे। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बोला हूँ वो था आपको मेजरमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेजरमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, स्केल का इस्तेमाल किया करते थे जो हाथी के एलिफेंट टस्क से बना होता था। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कई साइट्स हैं, और जिसमें अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स का नाम हम जानेंगे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का
लार्जेस्ट सिटी कहा जाता है और मोस्ट एडवांस्ड और मॉडर्न सिटी भी हम कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो जो है, कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो की आबादी नियर अबाउट 35 से 41 हज़ार की थी और मोहनजोदाड़ो दो हिस्सों में डिवाइड था। एक हिस्सा कहलाया आपको सीटाडेल और दूसरा हिस्सा कहलाया लोअर सिटी। सीटाडेल का माने होता किला वगैरह। आप लोग अगर मान लीजिए कि किला तो हमारे बंगाल में उस हिसाब से देखने को नहीं मिलता है, खास करके अगर आप दिल्ली और यूपी जाइएगा तो आपको किला देखने को मिलेगा, जैसे कि रेड फोर्ट होता है, जैसे कि आपको आगरा का किला होता है और राजस्थान वगैरह में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, किला में आप अगर जाइएगा, सपोज मान लीजिए कि अगर आप आगरा फोर्ट में गए तो देखिएगा कि किला इतना बड़ा होता है कि उसमें कई सारे रूम होते हैं, मानो कि उसके अंदर एक विलेज या एक शहर आबाद हो, ऐसा होता है। तो उसी तरह मोहनजोदाड़ो था सिटाडेल, यानी उसका किला था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी आबादी थी, अलग अलग घर था सबों के। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट जो था वो कहलाता था लोअर टाउन। इससे ये लगता है कि सिटाडेल में अक्सर लोग माने प्रिस्ट क्लास यानी प्रिस्टली क्लास और कमर्शियल यानी बिजनेसमैन लोग रहा करते थे, और जो गरीब तबका होता था आपको लोअर सिटी में रहता था। तो मोहनजोदाड़ो जो साइट है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक हिस्सा कहलाया सिटाडेल, दूसरा कहलाया लोअर सिटी। इसके बाद मैं ये बोलता चलूँ कि मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? माउंट ऑफ द डेड या हिल ऑफ द डेड, हिल ऑफ द डेड ये कहा जाता है आपको सिंधी में कहा जाता है। सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? माउंट ऑफ द डेड या हिल ऑफ द डेड। और माउंट का माने आप समझ सकते हैं, जैसे कि कब्र वगैरह कैसे होता है, ऊंचा टीला के तौर पे, तो माउंट ऑफ द डेड या हिल ऑफ द डेड कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, यहाँ से कई डिस्कवरीज हुए और काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलता चलूँ कि मोहनजोदाड़ो का डिस्कवरी किस साल हुआ, किसने किया, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर आबाद था, इन उसके लोकेशन के बारे में बोलना मेरे लिए ज़रूरी है। अब जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो का डिस्कवरी किसने किया, लेकिन अक्सर ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में, कि उनका डिस्कवरर कोई बोल देता है रखालदास बनर्जी, कोई बोल देता है दयाराम साहनी। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बस आपको एक से दो ट्रिक आपको जहन में रखने होगा। जैसे कि मोहनजोदाड़ो के लिए आपको एक ट्रिक क्या रखने होगा याद, एमआरआई को याद रखने होगा। एमआरआई एक तरह का हम कहेंगे तो एक तरह का मेडिकल रिपोर्ट भी होता है एमआरआई, जो अक्सर कार्डियक का जो जिसका प्रॉब्लम होता है उसमें अक्सर डॉक्टर इसको सजेस्ट करता है इस रिपोर्ट के टेस्ट के लिए। तो एमआरआई को अगर आप याद रखिएगा तो इससे आप दो क्वेश्चन का जवाब आपके जहन में रहेगा, जैसे कि एम फॉर मोहनजोदाड़ो, आर फॉर रखालदास बनर्जी, और आई फॉर इंडस रिवर। समझे आप लोग? तो मोहनजोदाड़ो के लिए इसका डिस्कवरर को जानने के लिए बस एक छोटा सा वर्ड, छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। वो ट्रिक क्या है? एमआरआई। एमआरआई बहुत ही कॉमन नाम है, जो एक तरह का टेस्ट होता है। एमआरआई को याद रखिएगा तो आपको दो क्वेश्चन हमेशा जहन में रहेगा और एग्जैक्ट एकदम रहेगा जहन में, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि एमआरआई यानी एम फॉर मोहनजोदाड़ो, आर फॉर रखालदास बनर्जी, आई फॉर इंडस रिवर।
अब रही बात ईयर, तो मोहनजोदाड़ो का डिस्कवरी हुआ था 1922, 1922 में, 1922 साल में। मोहनजोदाड़ो जो था, अब कहा जाता है इसका लोकेशन, मोहनजोदाड़ो का लोकेशन क्या कहाँ पर है, तो इसके लिए भी हमको क्या जानना होगा, एक ट्रिक, MLS को याद रखेंगे। MLS अगर हम रखेंगे तो इसका लोकेशन हमको पता चलेगा। M फॉर मोहनजोदाड़ो, L फॉर लड़खाना, लड़काना। लड़काना एक तरह का जगह है, एग्जैक्ट जगह। ये जगह कहाँ पर है, यह है सिंध प्रोविंस में, S फॉर सिंध। और सिंध कहाँ है सभी जानता है, पाकिस्तान में। सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो MLS अगर आप जहन में रखते हैं तो मोहनजोदाड़ो का लोकेशन आपके जहन में रहता है। क्या होता है, M फॉर मोहनजोदाड़ो, L फॉर लड़काना, S फॉर सिंध प्रोविंस, और सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो आपको दो टर्म्स आपको जहन में रखना है, और ये दो टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपको या किसी भी स्टूडेंट को जिसको कन्फ्यूज़न होता हो, अगर ये टर्म अपने जहन में रखेगा तो उसको उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्या वो टर्म था, MRI, M फॉर मोहनजोदाड़ो, डिस्कवरर R फॉर रखालदास बनर्जी, नाम है इंसान का, यानी ये इसका डिस्कवरर है, और I फॉर इंडस रिवर। किस साल हुआ डिस्कवरी, 1922 में हुआ। और जगह मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो उसके लिए एक टर्म आपको क्या याद रखना होगा, MLS को याद रखना होगा। M फॉर मोहनजोदाड़ो, L फॉर लड़काना, और S फॉर सिंध प्रोविंस। सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा, तो मोहनजोदाड़ो के लिए आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका डिस्कवरर कौन था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो में क्या क्या डिस्कवरी हुआ, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें देखने को हमें मिलती है। कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो से एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टेचू हमें देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से हमें एक बियर्डेड मैन का स्टेचू भी देखने को मिलता है। अक्सर हम लोग अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह पे, या फिर हम लोग हिस्ट्री का बुक देखते हैं, तो एक स्टेचू हमें देखने को मिलता है जो आधा स्टेचू होता है और उसके हाथ भी कटे होते हैं और उसका दाढ़ी होता है। तो वो जो बियर्डेड मैन जो है वो मोहनजोदाड़ो से देखने को मिला है। वो स्टेचू कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से, बियर्डेड मैन। तो इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली के टाइम में या हड़प्पन के लोग क्या करते थे, दाढ़ी भी रखते थे और बगैर दाढ़ी के भी होते थे, लंबे चूल भी रखते थे और छोटे चूल वाले भी होते थे। इससे ये पता चलता है। बियर्डेड मैन के अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आपको मिलता है, यहाँ पर लार्जेस्ट जो बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है वो है ग्रेट ग्रानरी। ग्रेट ग्रानरी। ग्रेट ग्रानरी क्या है, ग्रेट ग्रानरी जिसे हम लोग आम लफ्ज़ों में गोदाम वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेट ग्रानरी का वो लोग इस्तेमाल किस लिए करते थे, एज ए नेशनलाइज बैंक के तौर पे करते थे, एज ए नेशनलाइज बैंक। ग्रेट ग्रानरी के अलावा मोहनजोदाड़ो में हम लोग को मिलता है ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। और ग्रेट बाथ का इस्तेमाल वो लोग किस पर्पज से करते थे, रिलीजियस पर्पज से करते थे। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जैसे कि आज भी हम लोग अगर गांव देहात में चल जाते हैं
गांव देहात में चल जाते हैं तो क्या होता है कि तालाब होता है। और चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन खुद एक दरिया के बगल में ही, दरिया के किनारे आबाद था मोहनजोदाड़ो के तो अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में ना नहाकर दरिया या तालाब में चले जाते हैं। लेकिन ये जो बात हमें देखने को मिला मोहनजोदाड़ो में, वो एक अलग ही डिज़ाइन से देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग अगर हमारे हिंदू कम्युनिटी में देखने को मिलता है, जैसे एक बड़ा सा पॉन्ड है, वो लोग पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, घाट बना देते हैं, स्टेयर बना देते हैं खूबसूरत तरीके से। या फिर दरिया किनारे है, घाट बना, वो लोग पूजा करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेयर बना देते हैं खूबसूरती से। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि एक बात है मोहनजोदाड़ो में, और काफ़ी खूबसूरती से स्टेयर बना हुआ है, उसके कई तरफ स्टेयर हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस बात का इस्तेमाल वो लोग रिलीजियस पर्पज से क्या करते थे। उनका असल पर्पस क्या होता था, रिलीजियस पर्पस होता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है मोहनजोदाड़ो, उसमें ग्रेट ग्रानरी देखने को मिला, नेशनल बैंक के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ग्रेट बाथ देखने को मिला, रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से हमें बुल शिल भी मिला, लेकिन ये बुल शिल यहाँ से नहीं मिला, ये बुल शिल मिला आपको मेसोपोटामिया से मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये मोहनजोदाड़ो का शिल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शिल है। इसके अलावा वहाँ से हमें मोहनजोदाड़ो से सिलिंड्रिकल शिल भी मिलता है। और सिलिंड्रिकल सिल मिला है मोहनजोदाड़ो से, लेकिन ये जो सिलिंड्रिकल सिल जो मिला है वो कहाँ बोला जाता है, वो मेसोपोटामियन ओरिजिन का मिला है। यानी बुल शिल मिला है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था, मेसोपोटामिया में मिला है। जो और वहाँ मेसोपोटामिया में जो जो सिल मिला है, उसे ये पता चलता है कि ये सिल मोहनजोदाड़ो का है। मोहनजोदाड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है। और सिलिंड्रिकल सिल मिला मोहनजोदाड़ो से जो मेसोपोटामियन ओरिजिन का था, यानी वहाँ का था जो यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा पशुपति सिल मिला है। पशुपति सिल, तो अब एक पशुपति सिल भी देखने को मिला। पशुपति उन लोग का भगवान का है, समझे ना। तो ये तमाम चीज़ को देखते हुए पता चलता है कि वो लोग सिल मेकिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिल को काफ़ी एक्सपर्टाइज्ड वे से बनाते थे, यानी काफ़ी एक्सपर्ट अंदाज में बनाते थे और एक्सपर्ट थे इस को बनाने में। इसके अलावा वहाँ पर आपको मोहनजोदाड़ो में ओवन क्लॉथ भी मिला है, यानी बुना हुआ कपड़ा, अ पीस ऑफ ओवन क्लॉथ, अ पीस ऑफ ओवन क्लॉथ मिला है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में मॉन्यूमेंटल इंट्रांस एंड डबल स्टेयर वे, ये चीज़ देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, मॉन्यूमेंटल इंट्रांस एंड डबल स्टेयर वे। स्टेयर का माना होता सीढ़ी, और कहा जाता है कि द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो साइट का नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ड्रेनेज सिस्टम इतने खूबसूरत अंदाज में देखने को मिलता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी साइट में इतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि मोहनजोदाड़ो में है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जानने को मिलेगा, इम्प्रेसिव, मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, अब एक छोटा सा रिटेक लेते हैं।
मोहनजोदाड़ो के लिए। जैसा कि मैं बोला हूँ कि मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसके अलावा इसका एक और फीचर क्या है कि द मोस्ट मॉडर्न एंड द मोस्ट एडवांस सिटी और टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस सिटी है। दूसरी बात मैं ये बोला हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदाड़ो साइट है उसकी आबादी कितनी थी, 35 से 41 हज़ार आबादी थी। और इसको माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है या हिल ऑफ द डेड कहा जाता है इन सिंधी। मोहनजोदाड़ो के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसका डिस्कवरर कौन था या फिर किस साल हुआ, किस नदी के बगल में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो जहन में अच्छी तरह याद रखें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिलते हैं जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रखालदास था या दयाराम साहनी था। तो उनकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दो टर्म को आप लोग के सामने रखा, दो टर्म्स। एक टर्म्स का नाम क्या था, MRI, और दूसरा टर्म्स का नाम था MLS। MRI यानी अगर MRI को हम जहन में रखेंगे तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि उसका डिस्कवरर कौन था और किस नदी के बगल में है। तो M फॉर MRI यानी M फॉर मोहनजोदाड़ो, R फॉर रखालदास बनर्जी, I फॉर इंडस रिवर। किस साल हुआ, 1922 में, 1922 में। और MLS, M फॉर मोहनजोदाड़ो, L फॉर लरकाना, S फॉर सिंध प्रोविंस। और सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो इसका लोकेशन का पता चल जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो में कई तरह की चीज़ें डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। और उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, यानी नालियों का जो मैंने एक जो जाल और जो डिज़ाइन वहाँ पर देखने को मिला है और जिस अंदाज में और जितना इम्प्रेसिव वहाँ पर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी साइड में इतना इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इसके बाद मैं ये भी बोला हूँ कि मॉन्यूमेंटल इंट्रांस एंड डबल स्टेयर वे। मॉन्यूमेंटल इंट्रांस यानी खूबसूरत सा गेट और डबल स्टेयर वे, दो तरफा सीढ़ी वाला रास्ता, ये सब देखने को वहाँ पर हमें मिला है। इसके अलावा एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, माने एक स्टेचू मिला है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है और वो डांसिंग गर्ल का है। इसके अलावा मैं ये भी बोला हूँ कि वहाँ पर बियर्डेड मैन का स्टेचू भी मिला है, जो अक्सर हम लोग को पिक्चर वगैरह में देखने को मिलता है कि एक दाढ़ी वाले आदमी है, बगैर हाथ का है, आधे स्टेचू का है। इससे ये क्या पता चला कि इंडस वैली के लोग दाढ़ी भी रखते थे और बगैर दाढ़ी के भी होते थे, लंबे चूल वाले भी होते थे, छोटे चूल वाले भी होते थे, यानी ये फन उनके हाथ में था। इसके अलावा मैं ये भी बोला हूँ कि मोहनजोदाड़ो में आपको ग्रेट ग्रानरी देखने को मिलता है। एंड ग्रेट ग्रानरी क्या था, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द साइट। ये मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा बिल्डिंग था। और ग्रेट ग्रानरी का इस्तेमाल किस लिए करता था, एज ए नेशनल बैंक के तौर पे होता था। इसके अलावा ग्रेट बाथ वहाँ देखने को मिलता है। यूँ तो हड़प्पा में 6 ग्रानरी है, ग्रेट बाथ देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ देखने को मिलता है उससे क्या पता चलता है कि ऐसा लगता है कि ये बात जो है, तालाब जो है, वो लोग रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो घाट बनाया गया, जो सीढ़ियों का जो काम किया गया है, उन चीज़ों से, उस स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि वो लोग ग्रेट बाथ का इस्तेमाल रिलीजियस पर्पस के लिए किया करते थे। इसके अलावा आपको मोहनजोदाड़ो में जो सिल तैयार हुआ, बुल शिल, वो आपको कहाँ पर देखने को मिला, मेसोपोटामिया की खुदाई में देखने को मिला। और मेसोपोटामिया में जो वहाँ सिलिंड्रिकल सिल इस्तेमाल होता था, वहाँ का सिल आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में पशुपति शिल भी देखने को मिलता है। तो ये जो सिल का माने उन लोग का फॉर्मेशन और सिल का जो रिमेन्स देखने के बाद ये कंक्लूजन हम लोग लगाते हैं कि वो लोग एक्सपर्ट थे सिल बनाने में। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, बुना हुआ कपड़ा का एक पीस भी मिला है, अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ। यानी पता ये चलता है कि वो लोग कपड़े की बुनाई में भी एक्सपर्ट थे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो लोग इस तरह का काम किया करते थे। फिर मैं ये भी बोला हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो साइट है मोहनजोदाड़ो, दो हिस्सों में बटा हुआ था, दो हिस्सों में डिवाइड था। एक हिस्सा कहलाता था सीटाडेल और दूसरा हिस्सा कहलाता था लोअर सिटी। सीटाडेल होता है कि किला
अच्छा किला नुमा एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे घर वगैरह रहते थे। और लवर सिटी, तो इससे ये पता चलता है कि क्लास डिवीज़न का हम लोग को पता चलता है कि सिटाडेल में जाहिर सी बात है बड़े बड़े लोग रहते होते हैं, यानी प्रेस्टली क्लास रहता होगा और बिजनेसमैन लोग रहते होंगे, और लोअर सिटी में गरीब वगैरह लोग रहते होंगे। तो इससे माने हम लोग को ये पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हुआ करता था। यही वजह है कि सबसे पहले मैंने ये बात रखी कि द सोसाइटी या द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली वाज रूल्ड बाय होम। तो आंसर क्या होगा? प्रीस्ट एंड ट्रेडर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सिटी हम लोग देखेंगे या साइट देखेंगे वो कहलाता है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले हम इसका डिस्कवरर में आते हैं, फिर उसका लोकेशन जानेंगे कि लोकेशन कहाँ है। तो अक्सर डिस्कवरर में आपको या तो मोहनजोदाड़ो के बारे में पूछता है या फिर हड़प्पा के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसका डिस्कवरर कौन है, या फिर ये पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के बगल में है, या फिर किस साल हुआ डिस्कवरी इसका। तो आपको इसके लिए भी एक दो ट्रिक है जानना है। पहला ट्रिक क्या है कि हड़प्पा को जानने के लिए HDR, आमतौर से हम लोग HDR को अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होगा। लेकिन अगर हम इस टर्म को जानेंगे तो हम लोग को दो क्वेश्चन अपने जहन में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वो क्या होगा? एक तो इसका डिस्कवरर, दूसरा उसका रिवर। H4 क्या होगा? हड़प्पा। D4 दयाराम साहनी। और R4 रवि रिवर। समझे? और किस साल हुआ? 1921, यानी मोहनजोदाड़ो का जस्ट एक साल पहले। हड़प्पा 1921 में डिस्कवरी हुआ और उसके बाद मोहनजोदाड़ो हुआ। और कहा जाता है कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, हड़प्पा पहला साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्कवर्ड किया गया 1921 में हुआ। यही वजह है कि आपको सर जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा है। जाहिर सी बात है, जब जो चीज़ सबसे पहले डिस्कवर होता है तो नाम भी उसी जगह के नाम पे रख दिया जाता है। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये किसने कहा? आपको सर जॉन मार्शल ने कहा। तो हड़प्पा का डिस्कवरी कब हुआ? 1921 में हुआ। और हड़प्पा का लोकेशन कहाँ पर है? HMP। HMP को याद रखना है तो आपको लोकेशन जहन में रहेगा। H4 क्या होगा? H4 हड़प्पा। M4 मोंटगोमरी। और P4 पंजाब इन पाकिस्तान। तो देखिए HDR याद रखिएगा तो आपको क्या ध्यान में आएगा? उसका डिस्कवरर और रिवर। तो H4 हड़प्पा, डिस्कवरर कौन था? दयाराम साहनी। R4 रवि रिवर, किस साल डिस्कवरी हुआ? 1921 में। HMP को याद रखिएगा, MP यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, MP यानी मध्य प्रदेश। H4 हड़प्पा, M4 मोंटगोमरी, P4 पंजाब इन पाकिस्तान। यानी हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में है, पंजाब प्रोविंस में। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं
इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और ये दोनों साइट कहाँ पर है, पंजाब में है। कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यहाँ से आपको कॉफिन बेरियल डिस्कवर्ड हुआ। कॉफिन यानी संदूक में मुर्दे को दफनाया गया था। तो कॉफिन बेरियल कहाँ पर मिला, हड़प्पा में। इसके अलावा यहाँ पर 6 ग्रानरीज देखने को मिलते हैं। 6 ग्रानरीज, स्मॉल, लार्जेस्ट और लार्ज ग्रानरी कहाँ पर मिलता है, मोहनजोदाड़ो में, लेकिन यहाँ पर 6 स्मॉल ग्रानरीज देखने को मिलते हैं हड़प्पा में। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर क्वेश्चन आता है हड़प्पा से, यहाँ पर एच सिमेट्री कल्चर भी देखने को मिलता है। एच सिमेट्री कल्चर। एस सिमेट्री कल्चर, देखिए सिमेट्री का माना होता है कब्रिस्तान, कल्चर तहजीब, या सिमेट्री, एस सिमेट्री फेज भी हम कह सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है एस सिमेट्री फेज या एस सिमेट्री कल्चर वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो आंसर क्या होगा, हड़प्पा। इसके बारे में मैं बाद में बोलता चलूँगा, पहले एक छोटा सा रीटेक लेते हैं। रीटेक में मैं क्या बोला हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है दूसरा हड़प्पा जो साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है, और इसका डिस्कवरर और लोकेशन जानने के लिए मैं 2 टर्म्स बोला, जैसे मोहनजोदाड़ो में मैंने बोला था। इसमें क्या बोला मैंने, एसडीआर को याद रखना है। एसडीआर याद रखिएगा तो इसका डिस्कवरर और रिवर के बारे में आपके जहन में रहेगी बात। क्या है एसडीआर, यानी एच फॉर हड़प्पा, डी फॉर दयाराम साहनी, आर फॉर रवि रिवर। किस साल हुआ, 1921 में हुआ। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था वो हड़प्पा था। यही वजह है कि सर जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा है। इसके बाद लोकेशन को अगर हमको जानना है तो लोकेशन को जानने के लिए हम लोग HMP इस टर्म को याद रखना होगा। MP को हम लोग कहते हैं आम अभी के वक्त में मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पर MP का माने दूसरा होता है, ठीक है। यहाँ पर H फॉर हड़प्पा होगा, M फॉर मोंटगोमरी और P फॉर पंजाब इन पाकिस्तान। तो इससे लोकेशन का आपको पता चल गया। कहा जाता है कि हड़प्पा में कॉफिन बेरियल डिस्कवर्ड हुआ, यानी संदूक में मुर्दे को रख के दफना दिया गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि हड़प्पा में 6 ग्रानरीज, स्मॉल ग्रानरीज भी मिले हैं देखने को। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हड़प्पा इज दैट द सिमेट्री एज फेज या सिमेट्री एज कल्चर वाज फाउंड फ्रॉम देयर। हड़प्पा से देखने को मिला या हड़प्पा से मिला है सिमेट्री एज फेज। तो सिमेट्री एज फेज है क्या, देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा साइट में क्या चीज़ें आमतौर से देखने को मिली है। ड्रेनेज सिस्टम वहाँ भी मिला है, टेराकोटा का पॉटरी टॉयज वहाँ भी मिला है, क्लॉथ भी मिला है, समझे ना। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें देखने को मिली है और ये जो चीज़ें यहाँ देखने को मिली है वो तमाम चीज़ें दिगर जगहों में यानी अदर्स प्लेसेस, अदर साइट जैसे मोहनजोदाड़ो में भी देखने को मिली है, धौलावीरा में, कालीबंगन में, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हड़प्पा में देखने को मिली है और कहीं नहीं ये चीज़ देखने को मिला। वो जो एक्सेप्शनल जो चीज़ है वो है सिमेट्री एज फेज। इसमें होता क्या है, तो सिमेट्री एज फेज ये है क्या, ये हड़प्पन जो साइट है, हड़प्पा जो साइट है, अक्सर क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्या कि द सिमेट्री एज फेज वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो होगा आंसर हड़प्पा। ये है क्या, देखिए मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले एक सिविलाइजेशन आबाद थी। उस सिविलाइजेशन का नाम क्या था, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन।
महलगढ़ सिविलाइजेशन एक वक्त था कि अपने पिक पर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिविलाइजेशन भी ख़त्म होते चला गया और एक वक्त आया कि एक्सटिंग्विश हो गया, माने ख़त्म हो गया टोटली। फिर एक नया सिविलाइजेशन ने जन्म लिया जो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहलाया। उसी तरह कहा जाता है कि सिमेट्री एज फेज, इस दौर में भी एक नया फेज ने जन्म लिया। ये होता क्या था कि हड़प्पा जो साइट है, यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी साइट्स में वो चीज़ें कॉमन है, लेकिन ये जो सिमेट्री एज फेज है ये कॉमन नहीं है। ये जो फेज है सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा साइट में ही देखने को मिलता है, इसी एरिया में मिलता है। इसमें होता क्या है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने डाउनफॉल की तरफ जाने लगा तो उसके बाद कुछ काफ़ी अरसे के बाद एक नया फेज स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग सिमेट्री एज फेज कहते हैं। इस फेज में क्या हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग ट्रेड किया करते थे, इसमें एग्रीकल्चर करते हैं। दूसरी नंबर बात होता क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो दूर दराज के इलाके से ट्रेड किया करते थे, जैसे कि सुमर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट वगैरह, तो यहाँ पर इस तरह का ट्रेड बंद हो गया और बस लोकली वो लोग रह गए। जाहिर सी बात है, जब लोकली रहेंगे तो ना ही एक्सपोर्ट होगा ना ही इंपोर्ट होगा, और वो लोग टोटली डिपेंडेंट किस पे रहेंगे, एग्रीकल्चर पर रहेंगे। तो इस तरह से सिमेट्री एज फेज में क्या होता है, क्या देखने को हमें मिलता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो फेज तैयार होता है हड़प्पा में वो कहलाया। इसमें क्या होता है कि अचानक से क्या होता है, ये एक पीरियड में क्या होता है, एक पीरियड में क्या होता है कि शहरी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता देहाती ज़िंदगी में कन्वर्ट होने लगा। ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, सुकड़ कर उसी इलाके तक रह गया और एग्रीकल्चर उसका मैन पेशा या ऑक्यूपेशन हो गया वहाँ के लोगों का। सिमेट्री एज फेज में एक चीज़ आपको ये भी देखने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पोट्री तैयार होती थी वो रंग कलर के मामला हो या फिर डिज़ाइन के मामला हो कुछ और था, हमारे यहाँ कुछ और देखने को मिलता है इस फेज में, सिमेट्री एज फेज में। यानी बर्तनों का जो बनावट था, आकार था, बर्तनों का आकार वो कुछ शेप वगैरह डिफरेंट देखने को मिलता है जो सिर्फ इसी फेज में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा एक चीज़ ये भी देखने को क्या मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब लोग मर जाया करते थे उन्हें दफना दिया जाया करता था, लेकिन इस फेज में क्या पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग मरते थे तो दफनाया जाया करता था, लेकिन इस फेज में लोग मरते हैं तो उन्हें जला दिया जाया करता है। और ये कैसे पता चलता है कि इस फेज में एक मटका, कलसी वगैरह देखने को पाया गया है, जिसमें जैसे कि हिंदू धर्म में जो राइचुअल्स होता है कि किसी का कोई मर जाता है तो उसको जलाने के बाद एक मटका में शायद वो लोग उसका राख डालकर दरिया में बहाते हैं। अक्सर फिल्मों वगैरह में ही देखने को मिल, रियल लाइफ में ऐसे देखने को मुझे नहीं मिला है। तो इस तरह का मैंने मटका, एक घैला इस फेज में देखने को मिला है और उसमें राख वगैरह का रिमेन्स मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि सिमेट्री एज फेज में कई तब्दीलियाँ हुई और ये तब्दीली सिर्फ हड़प्पा ही में देखने को मिला है। और ये कई तब्दीलियों में क्या क्या हम बोले कि ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेड टू एग्रीकल्चर हुआ। इसमें क्या हुआ, बेरियल सिस्टम वाज कन्वर्टेड इनटू क्रीमेशन सिस्टम हुआ, एंड चेंजेस इन पोर्ट्री, इन डिज़ाइन एंड कलर ये भी हुआ, एंड कन्वर्सन ऑफ अर्बन एरियाज इनटू रूरल, देहाती ज़िंदगी में बदल गया। तो ये चीज़, चार चीज़ आपको जहन में रखना है। और पांचवा चीज़ ये है कि सिमेट्री एज फेज सिर्फ हड़प्पा ही में देखने को मिलता है और दूसरे कोई साइट में नहीं मिलता इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो खैर आज का टॉपिक का मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। फिर जो इसका इंफॉर्मेशन रह गया है उसको नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने फिर मैं लेकर आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक पे जो क्लासेस हुई आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो सैड फाउंडेशन को फॉलो कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आई होप you will like the channel and
classes 2. Thank you to all of you.